विपक्षी एकता जो है वो लगातार मजबूत करने की कोशिश की जा रही। पटना में जिस तरीके से समागम हुआ है, जो चीज पहले एक तरीके से संभव से दिखाई पड़ती थी, क्या इतनी पार्टियां एक साथ आ पाएंगी, वो कम से कम पटना ने ये दिखाया कि नहीं आ सकते हैं साथ में। और अब उसके बाद अगला मकाम बेंगलोर में है। तो इस अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स को आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में चुनाव आते आते बहुत मजबूती के साथ एकजुट हो सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, एक प्रोग्राम बना सकते हैं? देखिए, 2014 में तो कोई भाजपा विरोधी एकता की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो सत्ताधारी पार्टी थी। वो तो बचाव की लड़ाई लड़ रही थी, सब लोग अलग अलग ही लड़ रहे थे, कोई कोशिश भी नहीं हुई। 2019 में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन वो नाकाम रही, कमजोर सी कोशिशें थी। देखा जाए तो भाजपा विरोधी एकता बनाने की गंभीर कोशिश, सुव्यवस्थित कोशिश पहली बार हो रही है, और उसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी। दूसरे लोगों का भी उसमें योगदान है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसके अंदर केंद्रीय भूमिका का निर्वाह किया है। पटना में जो पहली मीटिंग हुई थी, वो पटना में होना अपने आप में एक प्रतीक भी था, क्योंकि नीतीश कुमार उसके सूत्रधार थे। मैं समझता हूं उस मीटिंग के बहुत अच्छे नतीजे निकले। मीडिया में इस बात पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि उसमें अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश का सवाल उठाया या वो उसमें से उठ के चले गए वगैरह। मैं इस चीज को ज्यादा महत्व नहीं देता। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और कांग्रेस भी जानती है कि कांग्रेस राज्यसभा में अध्यादेश के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस अंततः अध्यादेश के सवाल पर भाजपा के खिलाफ वोट करेगी। लेकिन जैसे राजनीति की जो खींचतान होती है वो सब चल रही है, मैं इसलिए उस पर बहुत ज्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेता। अंततः सब लोग विपक्षी एकता की बेंच पे बैठेंगे। अभी तेलंगाना में चुनाव चल रहा है, इसलिए केसीआर नहीं दिखाई पड़ रही उसके अंदर। जब तेलंगाना का चुनाव समाप्त हो जाएगा, कोई भी परिणाम हो विधानसभा चुनाव का, केसीआर भी विपक्षी एकता की मेज पर बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। सबको विपक्षी एकता की आवश्यकता है, और इस बात को सब लोग ईमानदारी से जानते भी हैं और कहते भी हैं। अब विपक्षी एकता होगी कैसे? मुझे लगता है ममता बनर्जी ने उसका बड़ा अच्छा फार्मूला दिया। अब उस फार्मूले को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मैं इस फार्मूले को एक बहुत ही मैं कहता हूं कि एक बिना किसी हीले हवाले के उस फार्मूले को मैं पेश करता हूं आपके सामने, जिसका जहां दबदबा है उसके मुकाबले दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा न करे। और ये दबदबे को कैसे परिभाषित किया जाएगा, उसका आधार क्या होगा? पिछले लोकसभा चुनाव के वोट उसका आधार होंगे, पिछले विधानसभा चुनाव के वोट उसके आधार होंगे, या दोनों को मिलाकर किसी तरीके से लचीले तरीके से कोई उसका आधार ढूंढा जाएगा? ये चीज विपक्ष को तय करनी है। बस जो बंगलुरु में तय होगा, ये शिमला में होने वाला था, बंगलुरु में होगा। जो बंगलुरु में तय होगा, अब देखिए बंगलुरु में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भी बुलाया है, खबर उसकी आ गई है जी। तो मैं ये कह रहा हूं जो बंगलुरु में तय होगा, या बंगलुरु के बाद इस तरह के जो कॉन्क्लेव होंगे, जो समागम होंगे, वहां जो तय होगा, वहां पे यही तय होगा कि आखिरकार किसका दबदबा कहां है, कौन सी सीट पे है, उसको परखने की कसौटी क्या हो। भाई पश्चिम बंगाल में ज्यादातर सीटों में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन सारी सीटों पर तो नहीं है। भाई कांग्रेस कह सकती है कि भाई कुछ सीटें ऐसी हैं जिसपे हम भी बहुत बड़ी जबरदस्त टक्कर देंगे और आपसे अच्छी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा, वो बंगाल की परिस्थितियां तय करेंगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, और मायावती ने अपने आप को राजनीति से तकरीबन रिटायर कर लिया है, इसलिए वो तस्वीर में साफ नहीं दिखाई पड़ती। तो वहां पर भी ये तय करना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस कहां पर टक्कर दे पाएगी और समाजवादी पार्टी किन किन सीटों पर लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर इस फार्मूले के इर्द गिर्द इन लोगों ने कुछ रचनात्मक चिंतन किया और स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए वो फार्मूला निकाल लिया, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म का हो सकता है, तो भाजपा के 300-350 उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक एकताबद्ध उम्मीदवार खड़े होने की संभावना स्पष्ट हो जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। अमूमन जो कोalition पॉलिटिक्स होती है या तमाम दलों को मिला के एक मोर्चा बनाने की कोशिश की जाती है, तो ये देखा जाता है कि जहां पर विचारधाराओं का टकराव होता है वहां कोalition बनाने में दिक्कत आती है। यहां अगर आप देखें तो लगभग सारी विपक्षी पार्टियों की विचारधारा एक जैसी, वो बीजेपी के खिलाफ है, वो बीजेपी का जो हिंदुत्व है उसके खिलाफ है, या तो अपने राज्य में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं या वैचारिक तौर पर उनसे अलग है। तो क्या ये अपोजिशन यूनिटी या विपक्षी मोर्चा बनने में ज्यादा दिक्कत आने वाली है, या
पहले की तुलना में ज्यादा सहज और स्वाभाविक होगी, क्योंकि एक देखिए मैं तरीके तो से इस कह तरह सकते हैं पढ़ता या हूँ, नेचुरल एलाइज है। मेरा मानना है कि भारत की राजनीति गठजोड़ात्मक है। हम्म, इतनी गठजोड़ात्मक है कि जो पार्टी बड़ी पार्टी शासन करती है उसका चरित्र भी बहुत गठजोड़ात्मक किस्म का होता है। कोलिशन, कांग्रेस का चरित्र भी कोलिशनल था और भाजपा का चरित्र भी कोलिशनल है। यहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टियों का चक्कर, जो कार्ड होल्डर पार्टियां हैं, वहां भी कोलिशनल चरित्र देखा जा सकता है। तो मैं कह ये रहा हूं कि भारत में विचारधाराएं गठजोड़ बनाने में कभी भी आड़े नहीं आई। बड़ी कुशलता के साथ सारे नेता कितना बड़ी विचारधारात्मक डींग हाँकते रहे, अपनी विचारधारा को उठा के ताक पर रख देते। भाजपा ने अपना गठजोड़ बनाने के लिए अपने जो 3-4 प्रमुख विचारधारात्मक मुद्दे थे उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया था और बहुत साल तक उनको ठंडे बस्ते में भाजपा डाले रही। तो वो बहुत आसान होता है। जब पहला गैर कांग्रेसी गठजोड़ हुआ था उसमें देखिए, उसमें सीपीआई भी थी, उसमें जनसंघ भी था, उसमें समाजवादी भी थे, उसमें कांग्रेस से टूटा हुआ हिस्सा भी था। विचारधारात्मक दृष्टि से तो सब लोग एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन सब कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट हो गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विचारधारात्मक बाधा आने वाली है। बाधाएं जो होंगी वो व्यवहारिक किस्म की होंगी। बाधाएं जो होंगी वो प्रभाव क्षेत्र, किसका प्रभाव क्षेत्र क्या है ये निर्धारित करने की में बाधाएं आएंगी। ये अगर एक बार निर्धारित हो जाएगा या उसको निर्धारित होने की एक कोई गति, एक उसकी गतिशीलता विपक्ष को मिल जाएगी, उसके बाद आसान होता चला जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।